हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं रोहिणी दुबे आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 12 की हिस्ट्री की सीरीज। सीबीएसई बोर्ड की ये सीरीज हमारे 2 चैप्टर हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा चैप्टर चल रहा है। उसका एक टॉपिक मैंने अपनी लास्ट क्लास में कंप्लीट किया, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज हम अगले टॉपिक पर जाएंगे। पिछले टॉपिक में हमने जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने विवाह जो स्टार्टिंग में दिया गया है, विवाह के नियम, कितने प्रकार के विवाह थे, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह बताए गए हैं, उनमें से कौन से विवाह प्रशंसनीय यानी कि अच्छे माने जाते थे हमारे ग्रंथों में, कौन से विवाहों को अच्छा नहीं माना गया है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में। आप लोग उस वीडियो को देखिएगा और पॉइंट टू पॉइंट सारे क्वेश्चंस मैंने आपको लिखवाए हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक आप जैसे कि देख रहे हैं, इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको फिर से बता देती हूँ कि हमारा जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इस चैप्टर में जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि इस चैप्टर में हम भाईचारे की भावना, जातियों की व्यवस्था और वर्ग जो थे समाज में उनके ऊपर बात करने वाले हैं। और दूसरी जो बड़ी चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पूरा चैप्टर हमारा महाभारत कालीन व्यवस्थाओं पर बेस्ड है। महाभारत काल में हमारे समाज में जो व्यवस्थाएं थी, समाज में जो जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था थी, उसके बारे में डिस्कस इसमें किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है स्त्री का गोत्र। आपकी बुक में ये टॉपिक दिया गया है, आप चाहें तो अपनी बुक सामने रखें। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप लोग पढ़ने बैठें, जब भी आप मेरा क्लास अटेंड करें, तो आप अपनी सीबीएसई बोर्ड की जो बुक है हिस्ट्री की, उसे अपने सामने ज़रूर रखें, क्योंकि टॉपिक वाइज टॉपिक मैं पढ़ाती हूँ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं लिखवाती जाती हूँ। तो आप लोगों के लिए अगर बुक रखेंगे तो ज़्यादा इजी होंगी सारी चीज़ें। तो हमारा टॉपिक है स्त्री का गोत्र। आपके इसमें क्वेश्चन आता है गोत्र क्या है, गोत्र का वर्णन कीजिए, गोत्र की परिभाषा लिखिए, गोत्र के बारे में बताइए। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस 2 नंबर में या 3 नंबर में बनता है। 4 नंबर में क्वेश्चन नहीं बनता। 1 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 में और 3 नंबर तक इसको पूछा जा सकता है और बहुत इम्पोर्टेंट है। आना मतलब 99% मैं बोल सकती हूँ कि क्वेश्चन आपके पेपर में आता है हर साल। तो मैंने ऑलरेडी गोत्र के बारे में 2 लाइन्स लिख रखी हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, हमारा जो हिंदू धर्म है इसमें एक व्यवस्था बनाई गई। लगभग इस व्यवस्था की शुरुआत 1000 BC में हुई, जब आर्य भारत में आए। हम लोगों ने पढ़ा है वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड 1500 से 600 BC, और उसमें भी ऋग्वैदिक काल का समय 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 BC। तो ज़्यादा जो जटिलताएं आई समाज में, वो जटिलताएं उत्तर वैदिक काल में ज़्यादा रहीं और उसका समय 1000 से 600 BC था। उसी समय में गोत्र व्यवस्था, गोत्रीय व्यवस्था जो ब्राह्मणीय पद्धति थी, उसकी शुरुआत हुई लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के समथिंग। इस व्यवस्था में क्या कहा गया कि जो हमारे ऋषि हैं, जो सप्त ऋषि, विशेष तौर पर मैं बता देती हूँ कि जो हमको समझने में इजी रहे, सप्त ऋषि जैसे कि गौतम, वशिष्ठ, ठीक है, और आपके उपमन्यु, तो ये जो ऋषि रहे हैं, इनके नाम पर गोत्रों का निर्माण किया गया, गोत्रों को बनाया गया, और जो भी इनके आगे उत्तराधिकारी हुए हैं, हर एक वर्ग को एक गोत्र दे दिया गया। और जो जिस गोत्र से रिलेटेड था, उस जैसे कि एक गोत्र गौतमी है, तो गौतम गोत्र के जो लोग थे वो सारे के सारे, चाहे वो दुनिया में कहीं पर भी रह रहे हों, वो सब आपस में भाई बहन माने जाते थे। तो स्त्री का गोत्र यहाँ पर इसलिए अलग से बताया गया है कि स्त्रियों के लिए विशेष व्यवस्था थी कि एक स्त्री का विवाह एक ही गोत्र में नहीं किया जा सकता। अगर वो गौतम गोत्र की है या वो वशिष्ठ गोत्र की है,
तो फिर उसका उसी गोत्र में विवाह नहीं होगा, क्योंकि उस गोत्र का जो लड़का होगा वो उसका भाई माना जाएगा। तो ऐसी व्यवस्थाएं ब्राह्मण धर्म में की गई। हमने पिछली क्लास में विवाह के नियम पढ़े थे, उसमें मैंने आपको दो तरह के विवाह बताए थे, एक अंतरजातीय और एक बहिर्जातीय। और अंतरजातीय विवाह में हमने पढ़ा था कि एक ही गोत्र में विवाह होते हैं, बहिर्जातीय विवाह में पढ़ा था कि दूसरे गोत्र में विवाह होते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि जब अंतरजातीय विवाह में हम पढ़ चुके हैं कि एक ही गोत्र में विवाह होते थे, तो फिर ये जो व्यवस्था है गोत्र की, इसमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं हो सकते? तो इसके लिए ये आंसर है कि कुछ जातियां ऐसी थीं जहां पर अंतरजातीय विवाह होते थे, पर पूरे ब्राह्मण धर्म या पूरे हिंदू धर्म में ये व्यवस्था नहीं थी। कुछ ही इससे इनके अपवाद थे जहां पर ये इस तरीके के विवाह प्रचलन में थे। बेसिकली हमारे हिंदू धर्म में ये व्यवस्था शुरू से है कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस गोत्र के लड़का लड़की आपस में भाई बहन माने जाएंगे। और ये व्यवस्था आज भी हमारे यहाँ चल रही है। अरेंज मैरिजेस जो होती हैं घरों में, उनमें बिल्कुल प्रॉपरली ये चीज देखी जाती है कि जिसके संग रिश्ता हो रहा है वो आपके ही खुद के गोत्र का तो कहीं नहीं है। ठीक है, तो ये व्यवस्था आज भी है। तो गोत्र से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग जल्दी जल्दी लिख लेंगे। गोत्र यानी कि एक ब्राह्मणीय पद्धति जिसकी शुरुआत कब हुई? 1000 BC। अब आपके लिए क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ सकते हैं कि गोत्र की व्यवस्था जो थी इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 1000 BC में हुई। ठीक है, दूसरा इसका जो पॉइंट है वो क्या है? प्रत्येक गोत्र का नाम, ठीक है, हर एक गोत्र का नाम किस पर रखा जाता था? एक वैदिक ऋषि के नाम पर हर एक गोत्र का नाम रखा गया है, और जो भी इनकी संतानें रही, इनके आने वाली उत्तराधिकारी हुए, वो सब इसी गोत्र से रिलेटेड माने गए, और फिर वो उनका वंश बढ़ता चला गया, और जितने भी इस गोत्र के थे वो सब आपस में भाई बहन माने गए। तो ऐसी व्यवस्था थी, और उस गोत्र के सदस्य जो थे वो ऋषि के वंशज माने जाते थे, जो भी इस गोत्र को। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इनकी ही संतानें थी तो वो सारी की सारी गौतम के गोत्र की हो गई, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने इस गोत्र को एक्सेप्ट किया, जिन्होंने ये कहा कि हमें गौतमी गोत्र को लेना है, हम उसके सदस्य बनना चाहते हैं, तो फिर वो भी इसी गोत्र के माने गए। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण नियम गोत्र से रिलेटेड जो थे, जो आप जब ये क्वेश्चन लिखेंगे तो आप इसमें इसको लिख सकते हैं। नियम है ये गोत्र के, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि गोत्र से रिलेटेड 2 पॉइंट क्या है कि एक ब्राह्मणीय पद्धति थी जिसकी शुरुआत 1000 BC में हुई, और प्रत्येक गोत्र का नाम एक वैदिक ऋषि के नाम पर रखा गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन, मतलब इसी में आप उसको ऐड कर सकते हैं कि गोत्र के नियम, 2 नियम इसके मुख्य रूप से बताए गए हैं। पहला नियम क्या बताया गया कि इस विवाह के बाद स्त्री का गोत्र पति का गोत्र होगा। मतलब स्त्री को पति का गोत्र स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो विवाह के बाद स्त्री जो गोत्र स्वीकार करेगी वो वाला स्वीकार करेगी जो पति का गोत्र है। आज भी यही है, सरनेम्स जैसे चेंज हो जाते हैं, लड़कियों के सरनेम चेंज हो जाते हैं, तो शादी के बाद जो सरनेम हस्बैंड का होता है वही सरनेम लड़कियां लगाने लगती हैं। तो एक तो ये हो गया पॉइंट। दूसरा नियम जो इसमें बताया गया वो यही बताया गया कि एक ही गोत्र में विवाह क्या होगा? निषेध होगा। ठीक है, तो ये है गोत्र से रिलेटेड
कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें आप गोत्र की परिभाषा इसको मिला करके बना सकते हैं और एक सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं कि गोत्र वैदिक ऋषियों के नाम पर एक पद्धति बनाई गई जिसमें हर एक वैदिक ऋषि के नाम पर एक गोत्र का निर्माण किया गया। जो भी इसके सदस्य होते थे वो एक ही गोत्र के माने जाते थे और आपस में वो भाई बंधु होते थे। तो ये आपका गोत्र यहाँ पर कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी हम लोग बात स्त्रियों की कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड और गोत्र से रिलेटेड कुछ चीजें और भी हमारी किताब में दी गई हैं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वंश के बारे में उल्लेख हमारी बुक में किया गया है, जिसका नाम था सातवाहन वंश। जब हम वंशावली या वंशों की व्यवस्थाएं पढ़ रहे थे तो उस समय हमने इस वंश के बारे में नहीं पढ़ा क्योंकि वो नहीं था हमारे उसमें। अब देखते हैं क्या दिया गया है। सातवाहन वंश का उल्लेख इस समय क्यों आया है, गोत्र में क्यों आया है, या स्त्रियों के गोत्र में सातवाहन वंश का उल्लेख क्यों आया है। तो वो इसलिए आया है कि इस वंश के पहले तो मैं इस वंश के बारे में कुछ चीजें आपको बता देती हूँ क्योंकि आपकी बुक में है तो आपसे ये पूछी जा सकती हैं। ठीक, तो पहले हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। सातवाहन वंश जो है ये अपने आप को एक ब्राह्मण वंश कहता है, ब्राह्मण जाति का या ब्राह्मण वर्ण का, जाति अलग होती है, ब्राह्मण वर्ण का। ठीक है, ये कहते हैं कि हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि सातवाहन वंश कौन थे, किस धर्म के थे, किस वर्ण के थे, तो ये ब्राह्मण वर्ण के थे। दूसरा, इनका शासन कब से कब तक रहा, 200 BC से 200 AD के मध्य इन्होंने कहाँ शासन किया, पश्चिम भारत में। पश्चिम भारत में इन्होंने शासन किया और दक्कन के कुछ क्षेत्रों में सातवाहन वंश ने शासन किया 200 BC से 200 AD के मध्य में, और इनकी राजधानी जो है वो थी प्रतिष्ठान। हालांकि हमारी किताब में है नहीं, पर फिर भी मैं थोड़े से आसपास के पॉइंट्स भी आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप लोग कभी पढ़ें उसको तो आपको चीज याद रहे। तो 200 BC से 200 AD के मध्य सातवाहन वंश ने पश्चिम भारत और दक्षिण के क्षेत्रों में, पश्चिम भारत यानी कि महाराष्ट्र में, प्रॉपरली आज के समय से देखा जाए तो इनका आज के टाइम पे जो एरिया है वो है महाराष्ट्र। प्रतिष्ठान भी महाराष्ट्र में ही था। तो अभी जो हमारा महाराष्ट्र राज्य है उसके कुछ क्षेत्रों पर सातवाहन वंश ने शासन किया। अब सातवाहन वंश क्यों यहाँ पर आया है उसके ऊपर बात करते हैं। तो सातवाहन वंश के जो राजा थे वो, उनके जो नाम है वो कुछ इस तरीके से हैं, वो हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, राजाओं के नाम। ठीक है, कुछ अभिलेख हमें मिले हैं इन क्षेत्रों से, वहां पर उन अभिलेखों में सातवाहन वंश के राजाओं के नाम दिए गए हैं। उन नामों को हम देखते हैं। क्या नाम है, एक नाम है गौतमी पुत्र शातकर्णी। ठीक, ये आपको बुक में है ये सारी चीजें। और दूसरा है वसिथी पुत्र पुलुमावी। अब ये दो नाम है, वैसे तो बहुत सारे हैं, हम लोग सिर्फ इनसे ही समझने की कोशिश करते हैं। दो नाम है गौतमी पुत्र शातकर्णी। ये पुत्र नहीं है, पहली बात जो हमें अभिलेख में मिला है वो पुत्र नहीं है, पुत्र है। ठीक, और एक और अब ये नाम है एक राजा का। ठीक, तो क्या दिख रहा है आपको, इसका मतलब क्या है, पुत्र का मतलब मैं बता देती हूँ। पुत्र एक प्राकृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पुत्र। ठीक है, समझ में भी आ रहा है हम लोगों को। पुत्र प्राकृत भाषा का शब्द है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इसका अर्थ है पुत्र। अब हम नाम पर आते हैं, तो हम अगर इसको पढ़ें पुत्र रखकर तो क्या पढ़ेंगे, गौतमी पुत्र शातकर्णी, यानी कि गौतमी का पुत्र शातकर्णी। और वसिथी यानी कि वशिष्ठ है, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। ठीक है, ये हम देख सकते हैं कि गौतमी और वसिथी ये गौतम ऋषि और वशिष्ठ ऋषि के नाम है, उनका फीमेल वर्जन है। राइट, अब ये क्यों है उस पर बात करते हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि सातवाहन वंश के जो राजा थे उनके नाम के आगे उनकी माताओं का नाम लिखा जाता था। आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर
आता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा वंश है जिस वंश के राजाओं के नाम उनकी माँ के नाम से शुरू होते थे, या जिस वंश के राजाओं के नाम के आगे उनकी माँ का नाम लगा होता था। ऐसा वंश कौन सा है? तो आपका आंसर होगा सातवाहन वंश। ये क्वेश्चन हर जगह आपको, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने भी जाएंगे ना, तो वहां पर भी आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत इजीली मिल जाता है। तो अब यहाँ हम बात करते हैं तथ्य के ऊपर कि दो तथ्य हमारे यहाँ पर हैं सातवाहन वंश से रिलेटेड। कि पहला, इस वंश के राजाओं के नाम उनकी माता के नाम से प्रारंभ होते थे। पहला पॉइंट, ठीक है, राजाओं के नाम उनकी माता के नाम से प्रारंभ होते थे या राजा के नाम के आगे माँ का नाम लगा होता था। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि जो उत्तराधिकार था, जो इन लोगों को सिंहासन का जो उत्तराधिकार था वो क्या था? वो पितृवंशीय था। मतलब सिंहासन जो था वो पितृवंशीय था। ऐसा नहीं है कि नाम माँ के नाम से शुरू हो रहे हैं तो उन्हें अपने नाना की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। रहते तो वो अपने पिता के ही घर में थे और उनका सिंहासन भी, जो उत्तराधिकारी था जो, वो भी पितृवंशीय था। पिता के बाद पुत्र को उत्तराधिकार मिलता था, लेकिन माता का नाम आगे लगता था। ये प्रथा है। अब ये क्यों है, क्यों ऐसा रहा, इतना वर्णन नहीं है कहीं पर भी। सिर्फ ये इसलिए हमको मिला क्योंकि अभिलेखों में हमें यहाँ के सभी राजाओं के नाम इसी तरीके से प्राप्त हुए हैं। गौतमी पुत्र शातकर्णी, हम मान सकते हैं कि शातकर्णी की माता का नाम गौतमी होगा। और वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, हम कह सकते हैं कि पुलुमावी की माता का नाम वशिष्ठी होगा, जो वशिष्ठ ऋषि के गोत्र से या उनके कुल से संबंधित थी। एक और चीज यहाँ पर सोचने वाली ये है कि अगर माता गौतमी है और वो गौतम के कुल से संबंधित है, तो पॉसिबल है कि विवाह के बाद सातवाहन वंश में अपने पति का गोत्र ना अपनाया जाता हो, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माता का नाम गौतमी है तो माता के कुल का नाम गौतम ऋषि होगा। तो मे बी पॉसिबल कि ये उनका मायके का ही गोत्र चलता रहता हो। ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने अनुमान लगाए हैं। तो यहाँ पर गोत्र से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हमारी समाप्त होती हैं, खत्म होती हैं। और गोत्र में आप लोगों को डेफिनेशन मैंने बताई। शातकर्णी वंश से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा वंश है जिसके नाम के आगे माता का नाम लगा रहता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है जाति और वर्ग। आपके इसमें सामाजिक विषमताएं और वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे इस तरीके के टॉपिक का नाम दिया गया है। हम डायरेक्ट आते हैं जाति और वर्ग पर। जाति और वर्ण, ठीक है। टॉपिक का नाम है सामाजिक विषमताएं। अब विषमताएं यानी कि समाज में ऊंच नीच, ये सारी चीजें हमेशा से रही हैं हिंदू समाज में, आज भी हैं, बहुत हद तक उनके ऊपर लगाम लगी हुई है, लेकिन कहीं कहीं तो अभी भी आप उसको आराम से देख सकते हैं। तो जाति और वर्ण के पहले हम एक और इसको पहले क्लियर करने के लिए वर्ण व्यवस्था को पढ़ते हैं। ठीक, वर्ण व्यवस्था क्या है, वर्ण क्या है? पहला तो ये है कि जाति और वर्ण में एक अंतर है। कई लोग वर्ण और जाति को सेम मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जाति अलग चीज है और वर्ण अलग चीज है। हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में अलग तरीके से जाति को व्यवस्थित किया गया है और वर्ण तो बहुत पहले से चले आ रहे हैं। वर्ण व्यवस्था में 4 तरह के वर्ण हमेशा से आए हैं चलते हुए। उनका जो उनकी व्यवस्थाएं हैं जो आर्यों ने की, उनको स्थापित किया और वो आज भी समाज में है। हालांकि उनका स्वरूप अब बदल गया है, लेकिन पहले यही था। तो वर्ण व्यवस्था को बनाने वाले ब्राह्मण थे डेफिनेटली, और उन्होंने अपने आप को इस वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर के पायदान पर रखा।
दूसरे नंबर पर वर्ण व्यवस्था में आते हैं क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर आते हैं वैश्य और चौथे नंबर पर शूद्र। अभी टर्मिनल एग्जामिनेशंस में आपको ये क्वेश्चन आया था कि वैदिक काल में या 600 बीसी में वर्ण व्यवस्था का वर्णन कीजिए, उल्लेख कीजिए। तो उसमें हमें यही लिखना था, क्या लिखना था कि वर्ण व्यवस्था में 4 तरह के वर्ण के बारे में बताया गया है। पहला वर्ण है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मण का कर्म, इनके कर्मों का भी उल्लेख दिया गया है, कौन क्या काम करेगा और किस काम को करने से वो अपनी जीविका चलाएगा। तो ब्राह्मण का क्या काम है, सबको पता है कि पूजा पाठ करना, यज्ञ करना, मंत्रोच्चारण करना, दान देना और दान लेना, ये ब्राह्मण वर्ण का कर्म है जो अपनी जीविका चलाने के लिए उसे करना है। दूसरा क्षत्रिय कौन होता है? क्षत्रिय योद्धा होता है। तो उस समय ये व्यवस्था स्थापित की गई कि जो क्षत्रिय वर्ण होगा वो समाज में लोगों की सुरक्षा करेगा, युद्ध करेगा, कोई आक्रमण करेगा तो उस आक्रमण से अपने राज्य की और लोगों की सुरक्षा करेगा। तीसरा है वैश्य, और वैश्य का जो काम है वो है व्यापार करना। मुख्य रूप से व्यापार वो करेगा, दान वगैरह भी देगा, यज्ञ भी करवाएगा। ये क्षत्रिय में भी है और वैश्य में भी है। और कृषि कार्य भी वैश्य के पास रखे गए कि अपनी जीविका चलाने के लिए वो कृषि कार्य करेगा। चौथा वर्ण है शूद्र, जिसका एकमात्र कार्य था इन तीनों वर्णों की सेवा करना। इसके अलावा शूद्र को और कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। वेदों को पढ़ने का अधिकार इन्हें भी था, लेकिन शूद्र को वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। हमारी व्यवस्थाओं में, धर्मशास्त्रों में यही कहा गया कि शूद्र को सिर्फ इन तीनों वर्णों की सेवा करनी है। एक चीज और मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी आपको, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है ऋग वैदिक काल भी मैंने आपको बताया कि पहले ये आया और उसके बाद आया उत्तर वैदिक काल। तो जैसे जैसे समय बदला तो समय बदलने के साथ साथ व्यवस्थाएं बदलती हैं और जटिल होती चली जाती हैं। जब हमारे यहाँ जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी तो उस समय थोड़ी सी इसमें जटिलता कम थी, लोगों की सोचने की क्षमता थोड़ी सी क्योंकि कम थी, ज्यादा वो नहीं देखते थे चीजों को। तो ऋग्वैदिक काल में भी वर्ण व्यवस्था थी और उत्तर वैदिक काल में भी वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन दोनों में एक छोटा सा फर्क था। पहले जब इस वर्ण व्यवस्था की स्थापना की गई समाज में, तब वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। लोग जो काम करते थे वही उनका वर्ण कहलाता था। यानी कि एक ही परिवार का व्यक्ति, एक ही परिवार में 4 सदस्य हैं अगर, तो वो ब्राह्मण भी हो सकता था, क्षत्रिय भी हो सकता था, वैश्य भी हो सकता था और शूद्र भी हो सकता था, क्योंकि वो जो काम करता था वो उसी वर्ण का कहलाएगा, चाहे वो एक साथ एक ही परिवार में क्यों ना रहते हो। तो पहले ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में आते आते ये जन्म पर आधारित होगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि बाद में ये जटिल हुई और ये जन्म पर आधारित होगी, कि यानी जो व्यक्ति जिस भी वर्ण में अब जन्म लेगा वो उसी वर्ण का कहलाएगा, भले वो काम कुछ भी करता हो। ये एक डिफरेंस छोटा सा उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था में रहा और धीरे धीरे चीजें जटिल होती गई। छुआछूत की बीमारी जैसे कहते हैं कि लोगों को लग गई, तो कोई भी शूद्र जाति का व्यक्ति आता था तो उसको छूना नहीं है, उसकी परछाई भी उसके ऊपर ना पड़े, और इस तरीके से ये व्यवस्थाएं आगे बढ़ती चली गई। तो ये है वर्ण व्यवस्था। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जाति व्यवस्था पर। तो जाति व्यवस्था क्या है कि आगे जाके कुछ और छोटे छोटे व्यवसाय समाज में आ गए, जैसे कि लोहकार, लोहे का काम करने वाला, लकड़ी का काम करने वाला, ठीक है, और मिट्टी का काम करने वाला कुंभकार, स्वर्णकार, सोने का काम करने वाला। तो इन जो छोटे छोटे कार्य हैं इनको क्या कहा गया? इनको व्यवसाय कहा गया। ठीक, ये व्यवसाय करने वाले लोग। इसके अलावा कुछ जंगल में रहने वाले लोग जिनको कहते थे निषाद,
ठीक, इनको क्या कहते थे, ये जंगल में रहते थे, जंगल में रहने वाले, ठीक, ये निषाद कहलाते थे। तो ये जैसे जैसे समय बदला और कुछ नए लोगों का उदय समाज में हुआ, डेफिनेटली परिवर्तन तो होता ही है। तो ये जो नए लोग जब समाज में आए तो अब ब्राह्मणों को ये लगा कि इनको कैसे जगह दी जाए हमारी वर्ण व्यवस्था में, क्योंकि ये तो थोड़े अलग से लोग हैं, इनको कैसे जगह मिले। तो फिर इन लोगों ने इसके लिए एक वर्ड बनाया नया, जाति, और इन्होंने इन लोगों को जातियों में विभाजित कर दिया। ठीक, तो ये जाति में परिवर्तित हो गए। अब आपसे पूछा जाए कि जाति और वर्ण में क्या फर्क है, तो जातियों की संख्या, ये याद रखिएगा, जातियों की संख्या क्या है, अनगिनत है, क्योंकि इसके बाद जितने भी अलग अलग तरह के वर्ग आए वो सभी वर्ग उनको उठा के सबको जाति में डालते चले गए समाज के लोग, ब्राह्मण लोग। और वर्ण जो थे उनकी संख्या सिर्फ कितनी थी, इनकी संख्या 4 थी और हमेशा इनकी संख्या 4 ही रही। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये थे वर्ण, और जातियों की संख्या अनगिनत थी। जो भी नई नई कैटेगरी समाज में पैदा होती गई, नए नए काम करने वाले लोग होते गए, उन सबको उठा करके जाति जाति में डालते चले गए। तो ये फर्क है वर्ण और जाति में। एक और चीज है कि अब ये ब्राह्मणों को ये डर हो गया कि भाई ऐसा ना हो कि उनकी स्थिति को छीन लिया जाए, कि उनको कोई ये ना बोले कि आप इतने ऊंचे पद पर क्यों बैठे हैं। तो जब ब्राह्मणों को ये डर था, तो ये चीज ऋग्वेद में हमें मिलती है। तो उन्होंने एक ऋग्वेद में एक सूक्त है, ऋग्वेद में एक सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में एक श्लोक दिया गया है, उसका उन्होंने सहारा लिया। एक तो उन्होंने कहा, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों ने ये कहा कि भाई ये व्यवस्था कैसी व्यवस्था है, दैवीय व्यवस्था है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी कि वर्ण व्यवस्था कैसी व्यवस्था है, दैवीय, यानी कि इस व्यवस्था को ईश्वर ने बनाया है, मनुष्य ने नहीं बनाया। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाए हैं वो ईश्वर ने ही बना के ऊपर से भेजे हैं, तो हम उसको नहीं बदल सकते, ये इन्होंने बोला। और फिर इन्होंने एक सूक्त का, एक श्लोक का सहारा लिया जो ऋग्वेद में दिया गया है। उसमें कहा गया है कि एक बहुत महान आदि पुरुष की बलि दी गई और उसके बाद उस बलि देने से उसके शरीर से वर्णों की उत्पत्ति हुई। श्लोक कुछ इस तरह से है, ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहुराजन्य कृता उरु तदैश्य उदैश्य शूद्रो पदभ्याम अजायता, यानी कि ब्राह्मण के मुख से, उस आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण की, उसके भुजाओं से क्षत्रिय की, जंघाओं से शूद्र की, जंघाओं से वैश्य की और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो ये उल्लेख दैवीय व्यवस्था बना करके पुरुष सूक्त में दिया है, ऐसा बताया गया। तो आदि पुरुष के जब उन्होंने बताया कि ब्राह्मणों से मुखमासीत, उसके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, तो ब्राह्मण सबसे ऊंचे लेवल पर रहेगा हमेशा। बाहु राजन्य कृता, बाजुओं से राजन यानी कि क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई। उरु तदैश्य उद्देश्य, यानी कि जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई, तो वो तीसरे पदक्रम में रहेगा। और शूद्रो पदभ्याम अजायता, पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई तो वो सबसे निचले क्रम पर रहेगा। और इस तरीके से ब्राह्मण तर्क देते रहे और अपनी स्थिति को समाज में बरकरार रखते रहे। और फिर जातियां उन्होंने बनाई। तो मैंने आपको बताया कि वर्ण और जाति में क्या फर्क है। जाति में कर्म करने वाले लोग जो भी छोटे छोटे थे वो सब शामिल कर दिए गए, और वर्ण व्यवस्था मैं आपको समझाई। तो इस तरीके से एक डिफरेंशिएशन समाज में हुआ और उसके हिसाब से हमारा समाज चला। इसमें भी और भी चीजें हैं, वर्ण व्यवस्था में कुछ और भी पॉइंट्स हैं, कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, तो जिनको हम लोग अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में हम इनको फिर से एक बार रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे।
आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हिस्ट्री विद रोहिणी और पढ़ते रहिए इतिहास क्लास 12th के लिए और आने वाले कल के लिए, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।